हिंदी साहित्य में आज सुनिए हिंदी कथा जगत की वरिष्ठ कथाकार उर्मिला शिरीष की लिखी हुई कहानी अत्र कुशलम तत्रास्तु। आज के व्यस्ततापूर्ण वातावरण में गांव में परिवार के मुखिया की संवेदनाओं तथा उनकी पारिवारिक मूल्यों को पुनर्जीवित करने की आकांक्षा दर्शाती हुई कहानी प्रस्तुत है मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। तुम्हारे दादाजी की इच्छा है कि सब लोग गांव में इकट्ठे होकर भागवत कथा करवाएं। आपको लगता है कि भागवत कथा के लिए मैं छुट्टी लेकर इतना पैसा खर्च करके आऊं? आना ही पड़ेगा, दादाजी की इच्छा है। दादाजी बोर नहीं होते ये सब करवाते? बेटा, दादाजी भागवत कथा के माध्यम से गांव वालों को आमंत्रित करना चाहते हैं ताकि इस बीच जो दूरियां आ गई थीं, जो दुश्मनी पैदा हो गई थी, उन्हें दूर किया जा सके। मिलने मिलाने की ज़रूरत ही क्या है ज़रूरत है। तुम्हारे पापा जो इतना बड़ा मकान बनवा रहे हैं वो इसलिए कि साल भर में हम लोग अपने पुरखों के घर जाकर रहें। और स्कूल बनवाने की क्या ज़रूरत है? वो तुम्हारे चाचा बनवा रहे हैं। कौन चलाएगा स्कूल? किसी को दे दिया है। ओके। सिद्धांत ने अपनी अप्रसन्नता व अरुचि को छुपाने की भरसक कोशिश की। वो नहीं चाहता था कि माँ, पापा या दादा को उसके इस रवैये से चोट पहुँचे। माँ, क्या आप एग्री हो इन कामों से? हाँ, क्यों नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। एयरपोर्ट बन गया है, सड़कें बन गई हैं, तुम्हारे पापा ने बढ़िया मकान बनवा दिया है। हाँ, हमारा खेत और कुआं वैसे के वैसे ही हैं। अच्छा माँ, अभी कौन कौन से लोग जीवित हैं? मैं तो किसी को नहीं जानता हूँ। आओगे तब जानोगे ना। दूर बैठकर कोई तुम्हारे नाम की माला तो नहीं जपेगा। एक बात सुन लो, दादाजी की उम्र हो गई है 89 साल। कितने दिनों के मेहमान हैं कोई नहीं जानता। उन्होंने पूरे परिवार को बांध कर रखा था। उन्हें ही सबसे ज़्यादा अपने कुटुंब की चिंता रहती थी। तुम सबके बीच जो मनमुटाव हो गया है, हो सकता है वो दूर करना चाहते हों। दादाजी जिद्दी हैं। अपना खानदान, अपना गांव, अपने लोग, इसके बाहर निकले ही नहीं। तुम्हें क्या तकलीफ है? अब तो आदेश दे रहे हैं। आदेश नहीं, इच्छा जता रहे हैं। नहीं आना है तो मत आओ, कहकर विनीता ने फ़ोन रख दिया। शाम को दादाजी के साथ बैठकर विनीता ने आमंत्रित लोगों की सूची बनाई। फ़ोन करने का जिम्मा भी विनीता का है। तारीख तय करके तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। दादाजी गिना रहे थे। हमारे पिताजी 5 भाई थे, हम 3 भाई। हमारे बच्चे कितने रह गए? कुल 5 लड़कियां और 4 लड़के। उनमें भी आपस में बोलचाल नहीं। पर दादाजी ने कभी किसी के घर आने जाने से इनकार नहीं किया। उनके जीवन का एक ही मकसद था, अपने परिवार की एकता। पिछली बार गांव में कुआं खुदवाया था, पास ही चबूतरा बनवाया, जिस पर पूरे खानदान के नाम लिखवाए, पर पत्थर पर लिखे नाम दिलों पर नहीं खुद पाए थे। अब उन्हें एकमात्र यही रास्ता नजर आ रहा था कि गांव, जन्मभूमि, भागवत कथा और स्कूल के नाम पर शायद सारा परिवार आ जाए। गांव और पुरखों के नाम पर उनके मन में आकर्षण होना चाहिए, कुछ ऐसा जो उन्हें कहीं ना मिलता हो और यहाँ मिले। दादाजी 2 महीने पहले गांव में आकर डेरा डालकर बैठ गए थे। एक एक काम अपनी आंखों के सामने करवा रहे थे। कौन कौन आ रहा है? उनसे जलने वाले कटाक्ष करते हुए पूछते। ये उनके लिए आत्मसम्मान की बात थी कि उनके परिवार के सदस्य उनका मान रखते हैं या पूरे गांव के सामने उनकी बात खाली चली जाएगी। एक बार फिर उन्होंने विनीता को बैठाया और नामों को कन्फर्म किया। पक्का आ रहे हैं ना? तुमने हमारी तरफ से बात की? और क्या दादा, सबको हल्दी चावल लेकर थोड़ी न जाएंगे। 2 बार कह दिया है, उनका भी तो कर्तव्य बनता है। धर्म के काम में तो सभी को खुद शामिल होना चाहिए। रात भर दादाजी का मन धुक धुक करता रहा। अतीत के दृश्य आंखों के सामने आ जा रहे हैं। जीवन जिनके लिए जिया, हर कर्तव्य जिनके लिए बंधा होता था, मन जिनके लिए चिंतित होता था, हृदय जिनके लिए प्रेम से भरा था और अविराम संघर्ष करके जो कामना की थी, क्या उसके सामने उनकी एक इच्छा छोटी पड़ जाएगी? मन कर रहा है फ़ोन करके पूछ लें, डांट दें अधिकार के साथ। बार बार उठकर बाहर जाते हैं, फिर अंदर आ जाते हैं। धीरे से अपना पुराना ट्रंक खोलते हैं। बहुत सारी पांडुलिपियाँ हैं,
पुरानी किताबें हैं, बच्चों की जन्म कुंडलियाँ हैं। फिर देखते हैं कि एक पीले लिफाफे में कुछ कागज़ हैं। लिफाफा खोलकर देखते हैं, पुरानी चिट्ठियाँ हैं, लगभग 40 चिट्ठियाँ। उनके भाई राम प्रकाश की, बेटे रामेश्वर की, भतीजियाँ शर्मिला और नीता की, बहू सुधा की, और सबसे ज़्यादा चिट्ठियाँ उनके पोते सिद्धांत और उसकी पत्नी की थीं। तब सब उन्हें चिट्ठियाँ लिखा करते थे, क्योंकि तब न फ़ोन था न मोबाइल। क्या ये लोग उन्हें इतना प्यार करते थे, इतनी फिक्र करते थे? हर पत्र पर एक ही वाक्य समान रूप से लिखा नजर आ रहा है, अत्र कुशलम तत्रास्तु। उन्होंने उठकर बाहर देखा। सुबह होने वाली थी, गांव जाग गया था। लोग बैलगाड़ी से बाहर जा रहे थे, कुछ लोग खेतों पर जा रहे थे तो कुछ पानी भर रहे थे। दादा, आप सोए नहीं थे? ये सब क्या है? हमारा परिवार। बताइए तो। अभी नहीं। किसी के आने की कोई खबर है? सब आने को बोल रहे हैं। आए तो नहीं। कथा तो आज से शुरू होगी। मेहमानों की तरह आएंगे, चेहरा दिखाकर चले जाएंगे, एहसान कर रहे हैं हम पर। उनकी नाराज़गी बढ़ती जा रही है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? तो क्या करें? दोपहर के बाद उन्होंने देखा 4 गाड़ियां एक साथ रुकी, छोटे भाई की, बड़े बेटे और भाई के बेटे की। एक गाड़ी में दोनों बेटियां आई हैं। उन्होंने चिट्ठियों को एक लिफाफे में रखा संभाल कर। ये चिट्ठियाँ उनके लिए खेतों, कुओं, ज़मीन, मकानों से भी बेशकीमती थीं। दादाजी को अभी भी प्रतीक्षा थी। जब तक सिद्धांत नहीं आ जाता तब तक दादाजी का मन शांत नहीं होगा। रात के 11 बजे थे। सभी खाना खाकर सो गए थे। कुछ लोग पास के शहर के होटल में चले गए थे। एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। दादाजी उठकर बाहर गए। देखा सिद्धांत अपनी पत्नी बच्चों के साथ आ रहा है। सब उनके पाँव पे झुके जा रहे हैं। बेटा, तुमने हमारे जीवन भर की तपस्या का फल दे दिया है। सबके बीच हमारा सम्मान रख लिया है। दादा के बहते आंसुओं को सिद्धांत पोंछ रहा है। आना ही था दादाजी। फ्लाइट बुक करने में, छुट्टी लेने में समय तो लगता है। 7 दिन कथा चली। 8वें दिन स्कूल का उद्घाटन हुआ और लगभग 30-40 गांव के लोगों ने एक साथ भोजन किया। एक एक करके सब विदा होते जा रहे थे। दादाजी उदास होने के बजाय खुश होते जा रहे थे। सिद्धांत की गाड़ी तैयार थी। कल की फ्लाइट थी। दादा ने जाते हुए सिद्धांत के हाथ में लिफाफा पकड़ा दिया। क्या है? जाकर पढ़ना। क्या कोई वसीयत? सबके मन में एक ही सवाल उठा। न वसीयत है, ना कोई जागीर। इसमें हमारे परिवार की भावनाएं हैं। परिवार की सबसे बड़ी ताकत तुम्हें सौंप रहा हूँ। तीसरी पीढ़ी पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये तुमको ही निभानी है और आगे ले जानी है। इसमें तुम्हारी चिट्ठियाँ सबसे ज़्यादा हैं। इसमें तुम्हारा असली रूप है। इसी को जिंदा रखना। सिद्धांत ने दादाजी के चरणों पर माथा टिका दिया। आपका कहा कभी टाला है? आगे भी नहीं टालूंगा। अभी आप सुन रहे थे उर्मिला श्रीश जी की लिखी हुई एक छोटी लेकिन बेहद प्रभावशाली कहानी, अत्र कुशलम तत्रास्तु। पारिवारिक मूल्यों को पुनर्जीवित करती हुई कहानी आपको भी पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।